नमस्कार दोस्तों, अर्पित इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो मैं आप लोगों को, जैसा कि हम लोग अभी ला से रिलेटेड हम लोग भारतीय न्याय संहिता के कुछ लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कृपया जिन लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर को न देखा हो जाकर उनको देखें। और जुडिशरी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से हमेशा। तो आज हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, तो कृपया उन 2 लेक्चरों को देखें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि लैंडमार्क क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड केस हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, और आशा करूंगा कि आप लोग इनको पसंद करेंगे, सराहेंगे। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया हूं, तो उनको 1 बाय 1 बताने का प्रयास करता हूं। तो पहला केस ला आपके साथ बनाने का प्रयास करता हूं, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर है, जो कि कहता है कि मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2002 का केस है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना पेन लेकर बैठ जाएं, और उसमें जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बोलता जाऊं उस केस में क्या हेल्ड हुआ ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसके फैक्ट के बारे में, क्योंकि फैक्ट को तो इतना बड़ा है कि उसका इंटरप्रिटेशन ही इतना बड़ा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़नी, हमको वो पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम रिलेवेंट है। तो मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट केसेस बता रहा हूँ, तो अब उसको सुनिए। तो इस केस में मोहम्मद खालिद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट समराइज करे कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड। उसमें पहला ये कहा कि जो भी कॉन्स्पिरेसी आप कमिट कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट टू बी एकम्प्लिस, जो भी आप कॉन्स्पिरेसी करना चाह रहे हैं वो एकम्प्लिस होनी चाहिए। पहला ही इसका जो गाइडलाइंस थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एकम्प्लिस होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं तो वो षड्यंत्र पूरा होना ज़रूरी है, तभी वो कॉन्स्पिरेसी को एक तरीके से हम जन्म दे सकते हैं। एक प्लान बनाना जरूरी होना चाहिए। पहला तो ऑब्जेक्ट टू बी अकम्प्लिश, दूसरा प्लान कि आप कुछ प्लान या कोई स्कीम बनाएं, कोई स्कीम बनाते हैं कि यार चलो ये कमिट करते हैं, या इसके यहाँ चोरी करते हैं, या ये कोई षड्यंत्र रचते हैं। तो वो प्लान और स्कीम होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्ट को एकम्प्लिश करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ है कि जो 2 लोगों के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसा मैं आप लोगों को बहुत पहले ही जब बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, तो मैं चीज़ें बताया था कि एग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप क्राइम कैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जन्म दे दे। एक लोग थोड़े षड्यंत्र बनाएगा, षड्यंत्र बनाने में 2 लोगों की आवश्यकता होती है, 2 या 2 से ज़्यादा। तीसरी बात है कि जो भी आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कोई परसुएंस कर रहे हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए कि इस एग्रीमेंट को पूरा करना है, तो उसमें कुछ एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ओवर्ट एक्ट बोलते हैं। तो आशा करता हूं, जो कि नॉन ऑफेंस केस में जनरली होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मोहम्मद खालिद वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में पता चला होगा कि प्लान और स्कीम का होना सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एकम्प्लिश होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और कुछ ओवर एक्ट होना ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको ध्यान रहने चाहिए। अब जो मैं आप लोगों को दूसरा केस बता रहा हूँ, दूसरा केस आप लोगों के सामने लाया हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। केस का नाम है योगेश सचिन जगदीश जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। योगेश सचिन जगदीश जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ऑफेंस मानते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन क्विया नन एक लीगल टर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि इसेंशियल कंडीशन, कि इस कंडीशन के बिना हम कॉन्स्पिरेसी नहीं कहेंगे। तो जो साइन क्विया नन होता है उसमें 2 या 2 मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर आदमी साइन क्विया नन बन रहे हैं तो हम उसको मान लेंगे कि वो जो ऑफेंस है वो जनरली कॉन्स्पिरेसी के तौर पे आया है। तीसरी चीज़, दूसरा एक पॉइंट और है कि कॉन्स्पिरेसी हमेशा सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज पे निकाली जाएगी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी को आप डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते ना कि कैसे एग्रीमेंट हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ से पैसा लिया, कहाँ से हथियार खरीदे, किसको मारे। तो डायरेक्ट प्रूफ मिलना यहाँ
पे डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जो हम एविडेंस का रेस जेस्टे का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जहाँ हम कड़ियाँ जोड़ने की बात करते हैं, कुछ एसोसिएशन बनाने की बात करते हैं, जिसके जरिए हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी में हम डिटेक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रडार को पकड़ा जाता है डिटेक्ट करके, या कोई पासवर्ड तोड़े जाते हैं, या क्राइम में जो लिंकिंग बना के चैन बनाई जाती है क्रिमिनल साइकोलॉजी में या फॉरेंसिक में, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा केस अब चलते हैं। तीसरा केस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है उसके बारे में बात करता हूँ। तो तीसरा जो केस है उस केस को हम नाम देते हैं स्टेट वर्सेस नालिनी। ये केस 1999 में आया था। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि मेयर एसोसिएशन जो एक्यूज का है वो उस चीज़ को हम कंस्प्राइटर के मेन नॉलेज पर नहीं मानेंगे जब तक कि उसकी मीटिंग ऑफ माइंड ना हो। अगर वो मीटिंग ऑफ माइंड पर्सन का नहीं है कोई एक्ट करने का, जो एक्ट इलीगल है या इलीगल मीन्स के द्वारा किया गया है, तब तक हम जो कॉन्स्पिरेटर है या जो कॉन्स्पिरेसी करवा रहा है उसको हम जब तक एसोसिएशन एक्यूज का मेन एक्यूज के साथ नहीं होगा, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड दोनों की सेम नहीं होगी। जैसा मेरा एसोसिएशन कोई दूसरी चीज़ को मैं एसोसिएट कर रहा हूँ, दूसरा कोई दूसरा प्लान बना के बैठा है, तो फिर वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। लालनी के केस में कहा गया है जो मेरा एसोसिएशन है वो मेन एक्यूज के एसोसिएशन और नॉलेज से मिलता जुलता हो, मतलब हमारा मीटिंग ऑफ माइंड सेम हो, जैसा हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ आप कॉन्स्पिरेसी करके, बस ये चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो पब्लिक पर स्पेस में प्राइवेट स्पेस में होता है, ये पब्लिक स्पेस में हो रहा है क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजास्टर है, ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो ये केस में कहा गया था नालिनी वर्सेज स्टेट के केस में। इसमें कुछ चीज़ें बताई थी कोर्ट ने, उन प्रिंसिपल जो गवर्निंग प्रिंसिपल है उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो पहली चीज़ तो यह है कि इसमें इंटेंशन होना चाहिए कि हमको क्राइम कमिट करना है जो कि पनिशेबल है। तो पहला ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो है वो जनरली इंटेड एलान डज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इंटेंशन टू कमिट क्राइम। उसमें जो इंटेंशन है कमिट करने की क्राइम वो होना बहुत जरूरी है। केवल इंटेंशन से हम कि कॉन्स्पिरेसी को नहीं मान लेंगे, ये एक एक्सेप्शन है, जनरल रूल है। तो आशा करता हूँ कि उसके साथ इंटेंशन के साथ उस क्राइम को भी कमिट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर्स शुड एग्री टू अ कॉमन पर्पज एट सेम टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं जो कॉन्स्पिरेसी को रच रहे हैं या उसको षड्यंत्र को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं वो सेम टाइम में कॉमन पर्पज के लिए एग्री हो या उनका मीटिंग ऑफ माइंड सेम हो, ऐसा नहीं है। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसको एविडेंस प्रूव करने पड़ेंगे, नॉट टू शो दैट ईच ऑफ एक्यूज हैड नॉलेज द ऑब्जेक्ट ऑफ बट आल्सो एग्रीमेंट। अगर प्रोसिक्यूशन ये फेल हो जाता है प्रूव करने में कि जो एक्यूज है उसको उस काम के लिए नॉलेज है लेकिन उसको अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर वो प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो हम उसको नहीं मानेंगे कि वो कॉन्स्पिरेसी हुआ। उसमें जो एक्यूज को जो भी कॉन्स्पिरेसी करा रहा है उसको उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि वो एक्ट होना चाहिए, वो कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ों में क्या है, एग्रीमेंट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी नॉलेज, जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस ये प्रूव करे कि जो ऑब्जेक्ट है कॉन्स्पिरेसी का या जो एक्यूज है जिसके द्वारा वो काम कराया जा रहा है, उन दोनों में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो एग्रीमेंट होगा ये अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा। तो आशा करता हूँ तो इसको हम डायरेक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, तो इसको हम सर्कमस्टेंसेज या इन्फ्रेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेज के जरिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी कि पहला एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा है ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कॉन्स्पिरेटर है वो पूरी तरह से एग्री होने चाहिए कॉमन पर्पज का सेम समय में। ज़रूरी नहीं कि एग्री थोड़ी देर बाद भी हो सकते हैं,
तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि जो एक्यूज है उसमें डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल है, इसलिए हम प्रोसिक्यूशन की मदद से सरकमस्टेंशियल या सरकमस्टेंसेज ऑफ द केसेज, नेचर ऑफ द केसेज के आधार पे हम इन्फर्ड करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। तीसरा, कॉन्स्पिरेसी हमेशा सीक्रेट में होती है, प्राइवेसी में होती है, गुप्त में होती है, क्योंकि इसके डायरेक्ट एविडेंस मिलना रेयरली पॉसिबल होता है। इसलिए हम सरकमस्टेंसेज के मेजर रोल लेते हैं, उसकी मदद से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं। पांचवी चीज है कि जो कॉन्स्पिरेटर है इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ को कॉन्स्पायरेटर, मतलब जो कॉन्स्पिरेटर है, जो कॉन्स्पिरेसी करा रहा है, वो को कॉन्स्पायरेटर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कॉन्स्पिरेसी के बाद वो कोई काम कर देता है। जब तक वो उस एग्रीमेंट में है या कॉन्स्पिरेसी तक ही वो उसका साथी है, उसके बाद वो उसका साथी नहीं है। कहने का ये मतलब है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब अगला केस मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट केस बताता हूँ। अजमल आमिर कसाब वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इस केस में ये कहा गया कि एक्यूज हैज बीन चार्ज विद लार्जर कॉन्स्पिरेसी। इसमें जो एक्यूज था उसको लार्जर कॉन्स्पिरेसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया गया, ताकि जो उसका इकोनॉमिक वीकेंड पावर है कम किया जाए, और जो चार्ज है कॉन्स्पिरेसी का, इट कैन नॉट बी सेड दैट चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज बेग। ऐसा हम नहीं मान सकते कि जो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है वो बेग है, क्योंकि वो मिल के गवर्नमेंट को बेजवार कर रहा है या टेररिज्म फैला रहा है, तो वो कॉन्स्पिरेसी ही तो कर रहा है। तो दूसरी बात, गवर्नमेंट की अगर पावर को कम कर रहा है तो ये षड्यंत्र तो रच रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट केस नालिनी का याद रखना है, क्योंकि इस केस में इसेंशियल गाइडलाइंस आई थी। इसको आप कोई सी भी कॉन्स्पिरेसी का क्वेश्चन आएगा यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब बीम बदार प्रधान केस के बारे में समझते हैं। बीम बदार प्रधान केस जो पूरी तरीके से वो कहता है कि जो सोल एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड, मतलब अगर आप कॉन्स्पिरेसी के अकेले दोषी हैं तो उसके लिए आप कन्विक्ट हो सकते हैं। इफ़ द प्रोसिक्यूशन प्रूव डैट ही हैचेड द कॉन्स्पिरेसी विथ अदर, अगर प्रोसिक्यूशन जो आपका वकील है या जो आपका स्टेट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है या प्रोसिक्यूशन जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे जैसे कोई भी डिफेंस लॉयर होता है, एक हमारी तरफ से एक्यूज का लॉयर होता है, एक सरकार की तरफ से लड़ता है। तो जो सरकार का मदद करता है, सरकार को केस जिताने का प्रूफ करता है, क्योंकि आप दोषी हैं तो आपको बचाने नहीं, आपको वो कन्विक्ट कराने के लिए जो सरकार की वो वकालत करता है उसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। जैसा कि हम लोग नहीं एपीओ वकील वगैरह बोला करते हैं, वही चीज़ है। इफ द प्रोसिक्यूशन प्रूफ, अगर जो प्रोसिक्यूशन पक्ष है, अभियोजन पक्ष है, वो प्रूव कर देता है कि ही हैच द कॉन्स्पिरेसी, मतलब वो उसमें षड्यंत्र में जुड़ा हुआ है, कॉन्स्पिरेसी करा है अदर के साथ, तो कोर्ट उसको कन्विंस कर देगी और मान लिया जाएगा कि जो अदर पर्सन है वो भी पूरी तरीके से उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है। तो ये विबंदर प्रधान के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कुछ इम्पॉर्टेंट केस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहें। तो फिर मिलूँगा नए टॉपिक के बाद। अब अगला टॉपिक हमारा ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड रेप से रिलेटेड आएगा। तो पहले मैं रेप के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये रेप है क्या, क्यों करता है, क्या साइकोलॉजी है उसके पीछे, मेंटल सोच क्या है लोगों की। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि लॉ क्यों बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, रेप की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेडिकल प्रोसीजर कौन से हैं, 2 फिंगर टेस्ट थ्योरी क्या है, और भी तमाम रेप के जो केसेज हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। और जो भी इम्पोर्टेंट केसेज हैं उन पे भी हम डील करेंगे। तो फिर मिलूँगा, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। तो फिर मिलूँगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।